मेरे चैनल पे जुड़े सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पे ज्वाइन किए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 10वीं कक्षा के लिए है अक्सर मैं अपलोड करते रहता हूं। ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये मॉडल सेट साइंस का है, प्रीवियस ईयर का, और ये सेट 2 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सेट 2 है, ठीक है। और ये साइंस का है और ये 2021 का है। 2021-22 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय का ये मॉडल पेपर है, जो कि आपको इस बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा अगर आप इसको देख लेंगे तो। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रश्न को, ठीक है। और मैं इससे पहले भी एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ साइंस का, और मैथ का भी अपलोड कर चुका हूँ, तो इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके इसको देख सकते हैं। मॉडल पेपर प्लेलिस्ट का नाम है मॉडल पेपर जैकबोर्ड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अभी का, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण का बात कर रहा है, उसका फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, और अगर f और r है दोनों के बीच कौन सा रिलेशन सही होगा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा और हमने पहले भी बताया है पिछला वीडियो में कि f जो होता है वो क्या होता है, r का आधा होता है। क्या होता है, जो f होता है वो r का आधा होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, बराबर r/2। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप सभी को मालूम है परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब समतल दर्पण जो है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों बनता है। तो दोस्तों समतल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, वो रियल में नहीं बनता है, ठीक है। और उसमें और भी आप पढ़े होंगे समतल दर्पण के बारे में कि जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ जो प्रश्न था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या हो जाएगा, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। हमने पहले वीडियो में बताया दोस्तों कि वाहनों में जो है पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग हम लोग का किताब में दिया गया है, वो एक ही को है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। और अवतल दर्पण का जो दोस्तों एनसीईआरटी में आपका 10वीं कक्षा में 4 उपयोग दिया गया है, ठीक है, जिसमें था वाहनों के हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, दंत चिकित्सक में और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। अब 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है यहाँ पे जल है, कांच है, प्लास्टिक है और क्या है, मिट्टी है। अब बोलता है ये चारों में से कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आगे है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। अभी जस्ट हमने देखा दोस्तों कि f बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r/2, या अगर हम r का फॉर्मूला लिखें तो f गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी का डबल वक्रता त्रिज्या। अब अगर फोकस दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, उसका 2 गुना 12। तो 2 गुना 12 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर 24 हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभी जस्ट हमने कहा कि इसमें अवतल दर्पण होगा। फिर अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होता है। दोस्तों अवतल दर्पण जो दर्पण है इस तरह का दर्पण होता है। किस तरह का दर्पण होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों आप देखिए होंगे, इसमें 2 ही प्रतिबिंब बनता है, और दोनों का जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। और दर्पण में इसका उल्टा होता है। दर्पण में जो अवतल लेंस में होगा वो उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है।
इसके बाद डायोप्टर मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है दोस्तों? डायोप्टर जो है वो लेंस शक्ति का है। एक फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ठीक है, P क्या यहाँ पे लेंस की क्षमता है जिसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न जो हमारे पास है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। अब एक लेंस है, इसका क्षमता 2D है, तो इसका फोकस क्या होगा? अभी जस्ट हमने दिखाया फॉर्मूला P बराबर 1/f या तो F बराबर 1/p। यहाँ पे हमको निकालने क्या बोला? फोकसांतर यानी कि F, तो F बराबर 1/p लिखेंगे यानी कि 1/2 और 1/2 करेंगे, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.5। लेकिन ये मीटर में होगा क्योंकि लेंस की क्षमता होती है बच्चों वो क्या होती है? तो लेंस की क्षमता की परिभाषा होता है मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम। और अगर हमको क्षमता दिया है मतलब ये क्या दिया है? मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो अगर हमको F निकला मतलब मीटर में निकल गया। अब यहाँ मीटर में तो ऑप्शन है नहीं, इसको 100 से इंटू कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आगे है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आँख के रंगीन भाग जो है उसको कॉर्निया कहते हैं, आइरिस नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है, आप तुमसे पूछ रहा है कि मानव का जो नेत्र है उसमें जिस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसका नाम दृष्टि पटल है या उसका नाम रेटिना भी होता है। अब जो अगला प्रश्न है ये है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? अब यहाँ पर जो दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पूछा है। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया NaHCO3 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब बोलता है ये कौन सा अभिक्रिया है? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एगो है और 3 गो में बट रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? टूट रहा है, यानी कि वियोजित हो रहा है। जब टूटता है वियोजित होता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अब जो अगली प्रश्न है उसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन अभिक्रिया है जो संतुलित है। हम इसका पहले भी प्रश्न बताए थे दोस्तों कि संतुलित किसको कहते हैं? संतुलित उसको कहते हैं जिसमें सभी एलिमेंट बराबर हो दोनों तरफ। ये हमारा एरो है, तीर निशान है। इसके पहले हम देखेंगे यहाँ पे Na2 है, यहाँ पर Na1 है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे 4Al, यहाँ पर कितना 4Al है, इसका मतलब ये संतुलित है। आप O को मिला लेते हैं, वो यहाँ पर 2 दूना 4 है, वो यहाँ पर देखना दोस्तों 3 दूना 6 है, इसका मतलब ये भी संतुलित नहीं है। उसका सभी तत्व जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। आगे है ई, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए C नंबर में Cu 2 गो, यहाँ पर एक ही गो है, इसका मतलब ये भी संतुलित नहीं है। अब D नंबर को देखते हैं। D नंबर में क्या है? यहाँ Zn एगो है, इधर भी Zn एगो है, तीर के बाद में राइट साइड में। इधर Cu एगो है, SO4 है, ये आपका जो है दोस्तों संतुलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचयन अभिक्रिया है? दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? मतलब यहाँ कौन सा पदार्थ है जिसका उपचयन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? वो अपचयन भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, उपचयन किसको कहते हैं? उपचयन किसको कहते हैं? जब किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा तो हम बोलेंगे उसका उपचयन हो रहा है, और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो हम क्या बोलेंगे? अपचयन हो रहा है। इसमें बोला कि किसका उपचयन और अपचयन हो रहा है, तो किसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है? जिसमें कमी हो गया दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम होता है, और उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे PbO में Pb से O खत्म हो गया, Cu के पास चला गया, मतलब Pb का जो है O कम हो रहा है, मतलब Pb का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और Cu का ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा B नंबर, Cu का उपचयन हो रहा है और Pb का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब जो अगला प्रश्न है दोस्तों ये है कि विकसित गंधिता कौन सी अभिक्रिया है? मतलब विकसित गंधिता जो है उपचयन है, अपचयन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो दोस्तों उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, और जब ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है,
और विकृत गंधिता में क्या हो रहा है, तो विकृत गंधिता में भी क्या था दोस्तों कि विकृत गंधिता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। जब किसी पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, तेलीय पदार्थ को, उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया दोस्तों तो ऑक्सीजन बढ़ गया, और बढ़ गया तो कौन सा हो गया, वो उपचयन हो गया। अगला प्रश्न है, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं देखना, सीधी सीधी उष्मा यहाँ क्या हो रहा है, निकल रहा है, बिना ऑप्शन देखे आंसर मार देना उष्मा छेपी। जब यहाँ उष्मा निकल रहा है तो उष्मा छेपी होगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों इसके लिए आपको जो है इसका रिएक्शन देखना होगा। लोहे की कील, लोहे का कील का इंग्लिश होता है Fe, ठीक है, आपको हम यहाँ नीचे दिखा रहे हैं, देखिएगा रफ कार्य में, ठीक है, यहाँ पे Fe, लोहे का कील हो गया Fe। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि जब लोहे का कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना है तो इसको CuSO4 में डालेंगे। इसको जब अभिक्रिया कराते हैं ये FeSO4 प्लस Cu बन जाता है, इसीलिए ये जो अभिक्रिया हो जाएगा, कौन सा विस्थापन हो गया, ये Fe क्या कर रहा है, Cu को उसके यौगिक से हटा के खुद उसके साथ मिल जाता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि बोला था कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग धूसर हो जाता है, कौन सा अभिक्रिया, तो विस्थापन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, इसमें कौन सा है दोस्तों जो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक सूचक वो होता है जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। और आप पढ़े होंगे कि लिटमस क्या है, यह अम्ल क्षारक लवण चैप्टर का है। तो लिटमस जो है वो एक पौधा होता है, उसके पत्ता से इसको लिटमस को निकाला जाता है, तो ये प्राकृतिक हो गया, इसलिए इसका आंसर C नंबर सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं होगा। दोस्तों अम्ल क्षारक लवण चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि अम्ल जो है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब हमारे पास है कि कौन सा है जो नीले लिटमस को लाल करेगा, तो कौन करेगा, तो जो अम्ल होगा वही ना करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न वो नहीं था कौन सा लाल नहीं कर पाएगा, मतलब जो अम्ल नहीं होगा वो लाल नहीं कर पाएगा। HCl जो है दोस्तों वो क्या अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 ये भी अम्ल है। CH3COH ये भी एसिटिक अम्ल है। तो लेकिन ये वाला जो है ये अम्ल नहीं है, इसका आंसर यही होगा। बोला था कौन है जो लाल नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अम्ल नहीं है तो वही लाल नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए किस लवण से क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। किसमें जो है क्रिस्टलीकरण जल है, तो जिसमें N2 में दिया रहे दोस्तों वही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग होता है। तो अग्निशामक में आप देखे होंगे NaHCO3 का उपयोग होता है। अगला जो प्रश्न दोस्तों, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों। दोस्तों जब भी कोई भी अम्ल जो है, जब तक उसमें जल नहीं डालेंगे वो अम्ल का गुण नहीं दिखा पाता, क्यों, क्योंकि जब तक जल में नहीं डालते वो H+ आयन नहीं दे पाता है। तो इसका जो आंसर होगा, लिखा था कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि उसमें H+ आयन जो होते हैं उपस्थित रहते ही नहीं है, इसीलिए। अब जो अगला है पदार्थ ABCDE का pH मान 2, 7, 10, 14 है। मतलब A का pH का मान 2 है, B का pH का मान 7 है, C का pH मान 10 है, D का 14 है। आगे बोलता है यह पदार्थ में कौन अम्ल है। तो अम्ल कौन होगा दोस्तों, अब इसके लिए आपको pH वाला पे थोड़ा आना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल्स करते हैं pH को, हम pH मान कैसे समझा जाता है। इसके लिए एक ऐसे लाइनिंग होता है दोस्तों एक स्केल में, और स्केल में जो है 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है, और बीच में यहाँ पर 7 होता है। 7 से जितना पीछे आएंगे दोस्तों उतना वो ज़्यादा क्या होते जाएगा, अम्लीय होते जाएगा, और 7 से जितना आगे जाएंगे उतना वो क्या होते जाएगा, क्षारीय होते जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि इसमें जो है कौन अम्लीय है, तो जिसका pH का मान दोस्तों 7 से कम होगा वही अम्लीय होगा। अब हम देखते हैं कि 7 से कम pH का मान किसका है, तो देखिएगा 7 से कम जो pH मान है वो 2 है। 2 किसका है, तो A का है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। A का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अम्लीय हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। हमने एक स्ट्रेटजी बनाया है कि आप 450 नंबर कैसे ला सकते हैं, और उसमें हमने बताया है
कि आपको ऑब्जेक्टिव में 40 लाने के लिए क्या करना होगा कि पूरा जो NCERT का बुक है दोस्तों उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, नहीं तो आप 40 में 40 नहीं ला सकते हैं। और उसी का एक उदाहरण है ये वाला, ठीक है। इसमें लिखा हुआ इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, NCERT को देखना होगा, ठीक है। अगर आप NCERT नहीं पढ़े हैं और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप श्योर हैं कि इसको छोड़ के ही आएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको देख लीजिएगा और आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें हमने बताया है कि सभी सब्जेक्ट में कैसे कैसे मार्क्स ला सकते हैं। हम सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं और इसका भी डाल देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसमें कि इसमें कौन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें जो दोस्तों है ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। आपको इसके लिए NCERT बुक देखना होगा तभी समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। ये तो खैर इजी है दोस्तों, ठीक है, कि उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन में क्या होता है कि शरीर के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको बाहर निकाला जाता है और इस प्रक्रिया का नाम है उत्सर्जन। और पोषण के बारे में आप पढ़े होंगे कि जब पोषक तत्व को शरीर के अंदर हम लोग भोजन के माध्यम से या किसी माध्यम से लेते हैं तो इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। और श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन को जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं और फिर उस पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसको वापस CO2 छोड़ते हैं, इसको श्वसन कहते हैं। और उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसको भी समझ लीजिए। संवहन क्या होता है दोस्तों, तो संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, ठीक है। अब आगे है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के बाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो आप देखे होंगे कि उसमें ऑक्सीजन गैस अलग होती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन अलग किसके टूटने से होती है, तो CO2 के टूटने से होती है। इसके लिए आप अगर विशेष में सीखेंगे डिटेल्स में तो आपको प्रकाश संश्लेषण का पूरा रासायनिक अभिक्रिया आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको शायद ये समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसको देख लेंगे तो शायद ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किसके टूटने से बनता है। आप देखेंगे यहाँ पे 6CO2 है, 12H2O है, ठीक है। ये दोनों जब मिलती है और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे O2 बनता है। तो ये O2 बोला किससे बनता है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से बनता है। यही ये प्रश्न था। अब इसका अगला देख लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है दोस्तों कि किसी क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीके से समझा दें ताकि आपको एक के साथ में 2-3 प्रश्न याद हो जाए। आगे देखते हैं अगली प्रश्न, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में जो है दोस्तों स्वपोषी पोषण होता है। आगे है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम। आगे है श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन किस में होता है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है अगला प्रश्न, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। इसका एक ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पूछा है कि पौधों में जल और खनिज लवण जो है उसका संवहन कौन करता है, मतलब उसको ले जाने ले आने का कौन करता है। तो इसका एक ट्रिक है, जौ से जल जौ से जाइलम, ठीक है। जहाँ जल और खनिज लवण मिल जाए समझ जाना जौ से जल, तो जौ से क्या होगा, इसका आंसर जाइलम हो जाएगा। आगे है किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया करता है। दोस्तों इस संसार में जितने भी जीव है वो जितने भी क्रियाएं करती है उसमें एक इम्पोर्टेंट क्रिया है जनन, ठीक है। अगर जनन क्रिया को कोई भी जीव नहीं करेंगे तो उसकी संख्या जो है आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ जो प्रश्न था कि कोई समष्टि जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया करता है, तो जनन का प्रक्रिया करता है। जनन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डायग्राम हमें दिया गया है, इसके लिए भी आपको NCERT बुक देखना का तभी क्लियर समझ में आएगा। बोलता है ये कौन सा, ये किस प्रकार का जनन को दर्शाता है, तो ये जो है दोस्तों पुनरुद्भवन को दर्शाता है। अब जो अगला प्रश्न है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। दोस्तों फूल में, पुष्प में जनन किस विधि से होता है, परागन विधि से। इसमें क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प में पहुंचा दिया जाता है भौरों के द्वारा और इस प्रक्रिया को परागन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों प्लेसेंटा होगा। आगे है, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे। हम क्या चाहेंगे कि कम यूज करें, कम सामान खरीदें, ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी हो जाए, वही चाहेंगे। तो इसका आंसर होगा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कितनी होना चाहिए? दोस्तों पवन ऊर्जा के बारे में आप पढ़े होंगे 7-8 में भी, कि जो जहाँ हवाएं तेज चलती है समुद्र किनारे, वहाँ पे बड़े बड़े पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और उससे बिजली तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बोलता है वहाँ हवा का स्पीड कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों समाप्य ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आप कोयला के बारे में अच्छे से जानते हैं कि बार बार यूज हम लोग करते हैं इसको रेगुलर, लेकिन होता क्या, एक बार जलने के बाद फिर वापस यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, समाप्य ऊर्जा। आगे है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में दोस्तों क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन था दोस्तों यही इतना तक ही था। अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और कमेंट में लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, फिर हम अगली पार्ट इसका लेकर 1 दिन 2 दिन बाद आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।